नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी इस विषय वस्तु के अंतर्गत हम शिक्षण के जो प्रतिमान है, मॉडल हैं, उसके विषय में इधर अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने हार्वर्ड का, मॉरिसन का, हंट का, ब्रूनर का शिक्षण प्रतिमान जो अलग अलग रूपों में बनाया गया था, जो बालकों के लिए, छात्रों के लिए, उनकी अभिरुचि को जागृत करने के लिए, उनमें व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, उनके चिंतन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो उनका ज्ञान है, जो आधार है, बेस है, जो उनके चिंतन की स्तर है, जो उनके पूर्व की धारणाएं हैं, उन धारणाओं को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से वो किसी विषय पर, समस्या पर अपना चिंतन प्रकट करेंगे, इत्यादि से संबंधित अब तक हमने शिक्षण मॉडलों को पढ़ा। अब हम देखते हैं स्किनर ने शिक्षण प्रतिमान के विषय में क्या कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्किनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम पर काफी कार्य किया है। इनका जो सीखने का सिद्धांत है उसमें देखेंगे कि ऑपरेंट थ्योरी, यानी जो सीखने के लिए सक्रियता होनी चाहिए, कैसे होगी, बिना पुनर्वलन के संभव नहीं हो पाती है। यानी जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, उस कार्य के परिणाम स्वरूप उसे कुछ ना कुछ प्रशंसा जरूर देनी चाहिए, रेनफोर्स देना चाहिए, जिसके आधार पर उसके व्यवहारों में परिवर्तन स्वाभाविक है, वह होने लगता है। तो उसी तरह से स्किनर ने यहाँ पर शिक्षक प्रतिमान बनाया। उसी को हम टीचर मॉडल भी कहते हैं, उसी को हम शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल भी कहते हैं, उसी को हम अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात इंस्ट्रक्शनल जो प्रोग्राम है उसको भी हम देखते हैं। उसी को आप देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान या स्किनर शिक्षक प्रतिमान, जिसको स्किनर्स मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षक प्रतिमान को भी हम मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही शिक्षण का कार्य होता है, इसलिए यहां पे टीचिंग मॉडल इसको कहा जाता है। या ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, इसी को सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान भी बोला जाता है। अब इस प्रतिमान का अगर देखा जाए तो उद्देश्य क्या हो सकता है, इसी संरचना करने का क्या अभिप्राय रहा है, तो आइए हम सबसे पहले जो प्रतिमान पक्ष है और उसके पक्ष में जो कुछ कार्य करने के लिए दायित्व है उसको देखते हैं। आप देखेंगे एक तरफ यहाँ पर प्रतिमान पक्ष और दूसरी तरफ अभिक्रमित अनुदेशन या स्किनर शिक्षक प्रतिमान के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए हम एक एक करके प्रतिमान पक्ष में, जैसे कि उद्देश्य दिया हुआ फोकस, यानी इसका उद्देश्य क्या है, लिखा गया कि इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी बच्चों के अंदर व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए, मूल रूप से इसी व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए स्किनर के द्वारा यह ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को लाया गया है। यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो होती है, जो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है, जो सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत ही बताता है कि हम बच्चों के सामने इस प्रकार की वस्तुओं को प्रस्तुत करें जिसके आधार पर वे कार्य को करें और उनके व्यवहार में त्रुटियां कितनी हो रही हैं, परिवर्तन कैसे हो रहा है, त्रुटियों को कम से कम करके उनके अंदर एक सुधारात्मक व्यवहार को डेवलप किया जाए, जिससे ये लगे कि बालक जिस भी विषय वस्तु में अब तक कमजोर रहा है उसमें धीरे धीरे वह मजबूती प्राप्त कर रहा है। जो भी चीजें इसको बहुत कठिन लग रही थी, जिसमें इसकी अधिक से अधिक गलतियां होती थी, उन गलतियों को सुधारते हुए उसके अंदर अच्छे व्यवहारों को विकसित किया जाए। तो इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। अपेक्षित का प्राय है कि जितना हम व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, शिक्षक जितना चाहता है उतना परिवर्तन छात्रों में ला सके। जैसे भाषा अगर है तो उसमें वो बोल सकता है, उसके विषय में वह लिख सकता है उन भाषाओं को, उन भाषाओं के अनुवाद में भाषाओं का अनुवाद कर सकता है अपनी मातृभाषा में, अथवा उसे संबंधित तमाम प्रकार की जो पुस्तकें हैं, जो लेखक हैं या जो साहित्यिक शब्दावलियां हैं, व्याकरण हैं,
इन तमाम चीजों को जान सकता है, उसका जीवन में, समाज में, व्यवहार में उसको ला सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो संरचना कैसे होनी चाहिए, स्किनर ने बताया कि जो सिंटेक्स इसका होगा वह 3 स्तरों पर होगा। पहला जो पद होगा वह होगा पाठ्य वस्तु को शाब्दिक एवं अशाब्दिक उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करना। अर्थात कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी पाठ्यक्रम हो, चाहे वह सोशल का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे लिटरेचर का हो, छात्रों के सामने इस प्रकार से शाब्दिक या अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल जो स्टिमुलस हैं उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या होता है, माने पाठ्य वस्तु को शाब्दिक और अशाब्दिक उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करना, यानी जो कुछ हमें पढ़ाना है, जो कुछ भी हमने प्लानिंग किया है, जिस उद्देश्य के तहत कार्य करना है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ उद्दीपन को लाना चाहिए, जिसको देख करके छात्रों के अंदर उसकी एक जो सहज प्रवृत्ति है सीखने की, जो उसकी जिज्ञासाएं अचेतन मन में स्थिर हुई हैं, वे प्रकट हो जाए। जैसे भूखा व्यक्ति है, भूख से परेशान है, ऐसे लोगों के सामने अगर भोजन दिखाया जाता है तो वह भोजन उसके भूख को और उद्दीपित करता है, भोजन उसका स्टिमुलस होता है, जिसको देख करके लार का टपकना, उसके प्रति आकर्षित होना इत्यादि जो अनुक्रियाएं होती हैं, यह मूल रूप से उद्दीपन पर डिसाइड करता है। यही जो है, अगर हम इसको केवल संकेत में दिखा देते हैं तो वह अशाब्दिक हो जाता है, और जब उसी को हम बोलकर कहते हैं हाँ भोजन तैयार, चल के कर लो, तो उस समय भी लोगों के मन में जो एक प्रेरणा आती है, अनुक्रिया रिस्पांस आता है, वह शाब्दिक रूप में कहा जाता है। तो इसी तरह से बच्चों में गणित पढ़ रहे हैं, तुम इस चीज को सीख सकते हो, तुम इस पर थोड़ा सा प्रयास करो, तुम्हारे अंदर जो सोच है वह विकसित होगी, जो भय है वह दूर हो जाएगा। यानी जो गुणन की संक्रिया है, जो अंकों की संक्रियाएं हैं, उसके विषय में उनको मजबूती करना और उनके व्यवहार परिवर्तन लाना, जिस सूत्र से, जिस उदाहरण से सॉल्व करने में भी घबराते हैं, उन चीजों को दूर करना, उससे संबंधित स्टिमुलस को ले आना, अर्थात तमाम प्रकार की श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके हम बच्चों को आकर्षित कर सकते हैं। जो बिल्कुल पठन पाठन में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों के मन में अरुचि जो टेंडेंसी है, जो उनका एटीट्यूड है, उसको जागृत कर सकते हैं। तो उसी कारण पाठ्य वस्तु को शाब्दिक और अशाब्दिक उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत करना, यानी पाठ्य वस्तु में कुछ चीजों को संकेत के रूप में और कुछ चीजों को बोल करके वर्बल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा जो संरचना में है, इसका पद वह है छात्रों की अनुक्रिया हेतु अतिरिक्त उद्दीपन को भी सम्मिलित करना। इसका प्राय है कि अगर छात्रों में जिस प्रकार की अनुक्रिया प्रक्रिया हम देखना चाहते हैं, अगर वह नहीं हो पा रही है, तो हमें कुछ विशिष्ट उद्दीपनों को भी वहां प्रयोग में लाया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि ऑडियो विजुअल या जो टीचिंग एड्स हैं, ऐसे टीचिंग एड्स को भी अगर हम बच्चों के सामने क्लास में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको देख करके, उसको समझ करके वे उस पर कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, अपने व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि अनुक्रिया अतिरिक्त उद्दीपन को सम्मिलित करना, अर्थात अनुक्रिया जैसी चाहिए अगर नहीं मिल पा रही है, हमें जो स्टिमुलस हमारे पास उद्दीपन है, उसमें कुछ विशिष्ट उद्दीपनों को भी रख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो इसका पद है वह पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का प्राय होता है, पुनर्बलन का प्राय होता है कि बालक अगर इच्छानुकूल जो हमें अपेक्षित व्यवहार करने के लिए प्रयास चल रहा है, अगर छात्र उसके अनुकूल व्यवहार में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ परिमार्जन होता है, तो उन्हें रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, उन्हें उसका प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। जैसे कार्य अच्छा है, उत्तर सही मिल रहा है, संतोषजनक मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, तुम कर सकते हो, थोड़ा प्रयास करो, बहुत अच्छा, अति उत्तम, इस प्रकार के शब्दों के आधार पर हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, उसको और तीव्र कर सकते हैं, विषय वस्तु के प्रति उनकी रुचि को और जागृत कर सकते हैं, यानी उनका आकर्षण विषय वस्तु में हो और उसके अनुरूप वे कार्य को करें, यह अति आवश्यक है। इसके लिए उन्हें पुनर्बलन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए विषय वस्तु को समझाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, फिर भी बच्चे के बीच समझ में नहीं आ रहा है, हम वहां पे कुछ नकारात्मक पुनर्बलन भी दे सकते हैं, जैसे नहीं, थोड़ा और प्रयास करो, बहुत संतोषजनक नहीं है, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम उसके मनोबल को जो टूट रहा है उसको टूटने नहीं देंगे, बल्कि उसे और ऊपर उठाएंगे, जिसके आधार पर वह अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन अपने अंदर कर सके। तो इस तरह से संरचना में 3 पद आपने देखा, जिसमें पहला पद था पाठ्य वस्तु को में शाब्दिक
और अशाब्दिक उद्दीपनों को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है छात्रों में अनुक्रियाओं, जो रिस्पांस, जब उद्दीपन आएगा, स्टिमुलस होगा, तो उसके आधार पर कुछ ना कुछ रिस्पांस होगा ही, प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अगर प्रतिक्रिया उतना अनुकूल नहीं हो रही है तो उसमें कुछ विशिष्ट उद्दीपनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा ने कहा कि उस व्यवहार को और अधिक परिवर्तित करने के लिए हम बच्चों के सामने रेनफोर्समेंट अर्थात उन्हें पुनर्बलन भी दें, उनकी शाबाशी करें, पुरस्कार के रूप में, दंड के रूप में, वाणी के रूप में, संकेत के रूप में, इत्यादि रूप में, जिसके आधार पर वे सीख सकते हैं। प्रतिमान पक्ष का जो अगला पद है वह है सामाजिक प्रणाली, जिसे हम कहते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम से प्राय क्या होता है, यानी इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के कर्तव्य डिसाइड किए जाते हैं, यानी शिक्षक क्या करता है और छात्र का क्या उत्तरदायित्व है। देखिए, शिक्षक छात्रों में के वांछित व्यवहार का नियंत्रक होता है, यानी शिक्षक अपने उस छात्र को कैसा बनाना चाहता है, कितने रूप में उसके अंदर परिवर्तन लाना चाहता है। कहते हैं कि शिक्षक छात्रों के वांछित व्यवहार का नियंत्रक होता है, वह पूरी तरह से कंट्रोलिंग करता है अपने स्टूडेंट के ऊपर, उनके अंदर व्यवहार कितना परिवर्तन होना चाहिए, किस मात्रा में होना चाहिए, यह नियंत्रण शिक्षक का ही छात्रों पर रहता है। दूसरा, छात्रों को अभिप्रेरित व पुनर्बल प्रदान करके उनकी क्षमताओं, योग्यताओं को विकसित किया जाता है, यानी शिक्षक जो है छात्रों को पुनर्बलन दे करके उनके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, उनके अंदर जो योग्यताएं हैं, उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, ऐसी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, शिक्षक एक नियंत्रक के रूप में होता है, शिक्षक एक अप्रेरक के रूप में होता है, शिक्षक बालक का एक तरह से सर्वांगीण विकास करने के लिए एक ऐसे कुंभकार के समान होता है, जो जैसा चाहे वैसे उनके रूप को, उनके मस्तिष्क को वह परिवर्तित कर सकता है, बना सकता है, उसमें अधिक से अधिक शाइनिंग ला सकता है। यही कारण है कि शिक्षक और छात्र के जो संबंध होते हैं वे बहुत ही अच्छे होने चाहिए। शिक्षक सदैव अनुकरणीय होना चाहिए, जिसको छात्र अपना आदर्श माने। शिक्षक की बातों को छात्र अगर मानते हैं तो उसके आधार पर शिक्षक को भी अपने व्यवहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि छात्र शिक्षक के व्यवहार का ही अनुकरण करते हैं। अगर शिक्षक छात्रों के बीच में अच्छी बातें करता है, अच्छी विषय वस्तुओं पर चर्चा करता है, अच्छे व्यवहार करता है, तो उसका छात्रों के मस्तिष्क पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिसके आधार पर उनके अंदर भी जो कुछ दुर्गुण है, जो कुछ व्यवहार में कमियां हैं, खामियां हैं, उन खामियों को दूर करके वे एक सत्यवादी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और आदर्श छात्र के रूप में अपना व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। तो सामाजिक प्रणाली से प्राय ही है शिक्षक और छात्र दोनों के संबंध क्या है, दोनों के दायित्व क्या है। तो मूल दायित्व शिक्षक का होता है कि अपने छात्रों को कैसा बनाना चाहता है। अंतिम जो इसका सोपान होता है प्रतिमान पक्ष का होता है मूल्यांकन प्रणाली, से हम कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम से प्राय है कि छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाए, उनके अंदर व्यवहार का परिवर्तन कितनी मात्रा में हुआ है, कितना रह गया है। इसका मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं कि छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए बाह्य एवं आंतरिक मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। बाह्य एवं आंतरिक मानदंड का प्राय है, आंतरिक मानदंड का प्राय है उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जिसको व्यक्त कर सकते हैं, जिसको भावनाओं के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने लेखन शक्ति के द्वारा, यानी लिखित परीक्षा अगर उनसे कराई जाती है तो उनकी आंतरिक शक्ति को द्योतित करता है। बाह्य मानदंड से प्राय होता है कि बच्चों से जो तात्कालिक चीजें पूछी जाती है, जो उनके व्यवहार को देखा जाता है, उनके हाव भाव, भंगिमा इत्यादि का जब हम निरीक्षण करते हैं तो उसके आधार पर उनके अंदर कितना परिवर्तन है, उनकी जानकारी में जब हम उनका निरीक्षण करते हैं और उनकी ना जानकारी में जब उनके हम निरीक्षण में रहते हैं तो उस समय उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस पर हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को जब बता सकते हैं, उसके सीखे हुए ज्ञान के विषय में हम अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल रूप से इसके अंदर नहीं बताया है छात्रों के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के मानदंडों माने जो क्राइटेरिया बनाई जाती है, जो उनके व्यवहार को मापने के लिए तमाम प्रकार की मापनियां बनाई गई हैं, चाहे वह टीएटी हो, टीएटी का प्राय होता है जो थर्मिकल एप्रिसिएशन टेस्ट है, जिसे हम अंतर्बोध परीक्षण के रूप में देख सकते हैं, या रोर्सा का इंक ब्लॉक जो होता है वो किस प्रकार से स्याही धब्बा का परीक्षण है, उनके मनोवृत्ति को कैसे जान सकते हैं, उपलब्ध परीक्षण है,
यानी ये ऐसे परीक्षण के कुछ रूप होते हैं जिसके आधार पर हम उनकी मनोवृत्तियों को, उनकी रुचियों को इत्यादि को जानने में काफी कुछ सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए स्किनर ने मूल रूप से यह बताने का प्रयास किया, अर्थात जो इनके शब्द हैं अभिक्रमित अनुदेशन या शिक्षक प्रतिमान। अभिक्रमित अनुदेशन से अप्राय अगर आप देखेंगे इसकी शब्दावली को थोड़ा सा, तो अभिक्रमित माने प्रोग्राम्ड। जो अनुदेशन है इसको हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लर्निंग भी कहते हैं, इसी को हम अधिगम भी कहते हैं। यानी जो कुछ हम प्रोग्राम कर रहे हैं लर्निंग के लिए, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसके लिए, किसी चीज को प्लानिंग करके उस कार्य को करने के लिए जो व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे परिवर्तन करने के लिए जो शब्दावली का प्रयोग होता है, जिसको मनोवैज्ञानिक शब्दावली के रूप में हम क्या कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन। अर्थात जो इनकी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम्ड लर्निंग है या इंस्ट्रक्शनल लर्निंग है अथवा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग है, इन तमाम इसके नाम हैं, सबके अर्थ एक ही है, सबके भाव एक ही है, कार्य करने की जो व्यवस्था है, विधा है, वह भी एक समान ही है। तो इसलिए अगर कहीं पर पूछ दे अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, या स्किनर का शिक्षक प्रतिमान क्या है, या पूछ दे ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होती है, या स्किनर्स मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, तो इसको देख करके कभी घबराना मत, बल्कि सीधे सीधे आप ये समझिएगा कि स्किनर के द्वारा बनाया गया जो शिक्षण का प्रतिमान है, हमको उसी का उत्तर देना है। चाहे वह कंडीशनिंग के रूप में पूछा जाए, चाहे प्रोग्राम लर्निंग के रूप में पूछा जाए, इंस्ट्रक्शन लर्निंग के रूप में पूछा जाए, या स्किनर से टीचर मॉडल के रूप में पूछा जाए, सबका एक ही प्रतिमान है, सबका एक ही भाव है। इसलिए यहाँ पर हमें भ्रमित होने से बचना चाहिए। तो आपने क्या देखा, यानी अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान या स्किनर का शिक्षक प्रतिमान, या इसी को हम स्किनर्स मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं, या ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, जिसे हम सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, लेकिन सबके अर्थ एक हैं, सबके प्रारूप एक हैं। जिसमें आपने अब तक इस वीडियो में देखा, काफी कुछ सीखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ये चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सांख्यिकी के क्षेत्र में, या शोध से संबंधित कुछ ज्ञान की चीजें आपको चाहिए, विषय वस्तु चाहिए, तो उससे संबंधित चीजों को जानने के लिए तत्काल में अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जो बेल आइकन है, जो घंटी के निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको दबाएं।